हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 11। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की क्लास 11 कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें डेली 25 क्वेश्चन होता है और 25 क्वेश्चन जो भी होता है वो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, पूरे व्याख्या के साथ, ठीक ना। तो आप इसको पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। 51। इसके पहले 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो जून 2015 के पेपर जो हुआ था, ये तृतीय प्रश्न पत्र का हल है, ठीक ना। हम पूरे व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए गए, यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ में कौन कौन है? ग्रंथ में कौन कौन है? लिरिकल वेल्डस, बायोग्राफी, लिटोरिया, एथेटिक, द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स। यहाँ पे जो लेखक हैं क्रोचे हैं, कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, इलियट, एस्थेटिक्स हैं और रिचर्ड्स हैं। तो क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, लिरिकल वेल्डस की अगर बात करें तो इसके लेखक हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ए का 3। बायोग्राफी लिटोरिया, इसकी अगर बात करें तो इसके हैं कॉलरिज। इसके क्या है? कॉलरिज हैं। ए का 3 और बी का 2 किस में है? तो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका सही है। एथेटिक्स क्रोचे हैं और द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स इसकी है रिचर्ड्स। बस हो गया। 51 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा भी है कि लिरिकल वेट्स के जो प्रकाशन वर्ष 1798 है, लेखक है वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिया लिटोरिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 1817। कॉलरिज इसके लेखक हैं। एथेटिक्स 1902 वर्ष प्रकाशन वर्ष है और इसके जो लेखक क्रोचे हैं द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स 1922 रिचर्ड है और द सीक्रेट वुड 1920 और इसकी जो लेखक है वो है इलियट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52। इनमें लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाग में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी फ्रेंच और डी जर्मन। तो किस में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास? तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 52 का ऑप्शन सी सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है हिस्toire de littérature एंड हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच विद्वान गाल्सा दतासी हैं। इसकी भाषा फ्रेंच है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। हिस्toire लिटरेचर एंड हिंदुस्तान द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों की संख्या 72 तथा 666 है। यह ग्रंथ वर्ण क्रमानुसार कवियों का वर्णन करता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। हिंदवी हिंदवी और हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रकट होता है। तासी जी उर्दू भाषा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 53। शाश्वती डायरी के लेखक हैं? ए दिनकर, बी बच्चन सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी अज्ञे। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो वह है अज्ञे। ऑप्शन डी सही है 53 का। देखो, डायरी शाश्वती के हैं, अज्ञे हैं, प्रवासी की डायरी है हरिवंश राय बच्चन की है, दिनकर की डायरी है दिनकर की है और दिल्ली मेरा प्रदेश यह रघुवीर सहाय की डायरी है। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी रघुवीर सहाय। 54 का आंसर क्या होगा?
तो देखिए 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 55, छप्पर के लेखक हैं? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नेमिसराय, सी सूरजपाल चौहान और डी जयप्रकाश करदम। तो छप्पर के लेखक कौन है? तो छप्पर के लेखक हैं जयप्रकाश करदम। ऑप्शन डी सही है इसका, जयप्रकाश करदम। तो छप्पर का प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी। इसके लेखक है जयप्रकाश करदम। यह एक उपन्यास है। छप्पर क्या एक उपन्यास है। आवाज़ें प्रकाशन वर्ष 1997 है। इसके लेखक है मोहनदास नेमिसारय और ये विधा है कहानी विधा है। हेरी कब आएगी 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था और सूरजपाल सिंह इसके लेखक थे और एक विधा कहानी है। एक कौन सी विधा है? कहानी है। सलाम की अग्रवाल का सन 2000 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये विधा क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर 55, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ए हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। बी काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। सी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है और डी धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। 56 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। 56 का ऑप्शन बी सही है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति जिसकी गति अमर, यह युक्ति शुक्ल जी की नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए राधा कृष्ण दास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 57 का आंसर क्या होगा? तो वह होगा राधा कृष्ण दास। ऑप्शन ए से है 57 का। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में यह रचना कौन से? राधा कृष्ण दास और प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है 1918। क्वेश्चन नंबर 56, लिखा कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र और डी कामता प्रसाद गुरु। तो 58 का आंसर क्या होगा? तो विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना गोविंद नारायण मिश्र ने की थी। ऑप्शन सी सही है 58 का। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र। रामलीला किसने? माधव प्रसाद मिश्र। भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। क्वेश्चन नंबर 59, लिखा कि निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? ए मध्या, विमुग्धा, सिपौना और डी वासक सज्जा। तो 59 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? तो वासक वज्जा जो है ये नायिका का भेद नहीं है। विनय, सरलता, सुशीला आदि गुणों से युक्त गृह कार्य में तत्पर पवित्रता स्त्री का स्वकीय नायिका कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग किए जाते हैं। पहला है मुग्धा, दूसरा है मध्या, तीसरा प्रगल्भा। प्रगल्भा का अर्थ है प्रोणा अतः वासक सज्जा स्वीकार्य नायिका भेद नहीं है। भरत मुनि ने नायिका के भेदों की संख्या 8 बताई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को सही अनुक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग। फिर जनांतिक है मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, उसके बाद कवि कहाँ गए। आगे लिखा है प्रेमचंद और उनका युग। अगर इसकी बात करें तो 1952 वर्ष 1952 किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। जनांतिक की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है।
इसके रचनाकार नेमिचंद जैन है। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, इसका प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार नंद किशोर नवल है। कवि कह गया, इसका प्रकाशन वर्ष सन 2000 है और इसके जो रचनाकार वो है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बी है रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रसकलश। ऑप्शन बी से 61 का। देखो रसराज की अगर बात करें तो प्रकाशन 1633 या 34 है और इसके रचनाकार कौन है? मतीराम है। रसराज के रचनाकार मतीराम। श्रृंगार निर्णय की अगर बात करें तो समय है 1807 ईस्वी और इसकी जो रचनाकार है भिखारी दास। श्रृंगार भिखारी दास, रसराज मतीराम। रसिकानंद 1822 ईस्वी ग्वाल। रसिकानंद 1822 ईस्वी और ग्वाल है और रसकलश जो है 1931 हरिऔध जी का है। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए। क्या करना है? सुमेलित करना है ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ। ठीक, ग्रंथ में कौन है? सर्वांगी है, ज्ञानबोध है, प्रेम प्रकाश है और शब्द सागर है। लेखक में मलुकदास है, धरणीदास है, रज्जब है, दादू दयाल हैं और बुला साहब हैं। तो क्या करना? मिलान करना है। सर्वांगी क्या बात करते हैं? किसका? ये रज्जब का है, ये रज्जब का है। और ज्ञानबोध की अगर बात करते हैं किसका? ये मलुकदास का है। मलुकदास किसमें? एक में है। तो एक का 3 अभी का किस में? ऑप्शन बी में हो गया। प्रेम प्रकाश किसका है? ये धरणीदास का है और शब्द सागर बुला साहब का है। तो 62 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। क्या करना है? मिलान करना है, ठीक ना। तो सुरासुर निर्णय ये किसका है? भाषा योग वासिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, चित्तविलास। सुरासुर निर्णय ये किसका है? सुरासुर निर्णय। अगर इसकी बात करें तो यह है मुखी सदासुखलाल का, मुखी सदासुखलाल। भाषा योग वासिष्ठ ये किसका है? तो ये राम प्रसाद निरंजन का है। भाषा पद्म पुराण ये किसका है? ये दौलत जैन का है। और चंद विलास ये किसका है? ये दीपचंद का है। तो ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन सी सही है 63 का। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृतियाँ लिखी, यहाँ पे उनके लेखक के नाम दिए। क्या करना है? मिलान करना है। नया साहित्य, नए नए प्रश्न, रस सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और रोमांटिक साहित्य शास्त्र। लेखक में देवराज उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र, आनंद प्रकाश दीक्षित, नंदुलाल वाजपेयी और नगेंद्र। तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर क्या होगा? देखिए, नया साहित्य नए प्रश्न ये किसका? ये नंद दुलारे वाजपेयी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। रस सिद्धांत किसका है? नगेंद्र का है, नगेंद्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन ये किसका है? तो ये शिव कुमार का है। और रोमांटिक साहित्य शास्त्र ये किसका है? तो ये देवराज का है। तो ए का 4 और बी का 5 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही है 64 का। नया साहित्य नए प्रश्न का प्रकाशन वर्ष 1955 है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी किसका है? नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र का। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। ये किसका है? ये शिव कुमार मिश्र का है।
रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी, देवराज उपाध्याय और काव्य में रस 1956 ईस्वी, आनंद प्रकाश दीक्षित का है। अब हम लोग आ गए, लिखा है यहाँ पे एक प्रश्न संख्या 65 से 75 तक के प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको पढ़ना है और फिर इसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ये 55 नहीं 65 है, 65 है क्वेश्चन नंबर। ठीक, लिखा है इसमें, स्थापना में लिखा है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और तर्क आर में लिखा है कि इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा 65 का? तो देखो, लिखा है कि स्थापना मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ये बात तो सही है, ये तो सही बात है। और रीजन में लिखा है कि इसलिए कविता की ज़रूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए जो है सही है, ए आर दोनों सही। 65 का लिखा भी कि मनुष्य के लिए कविता वास्तव में बहुत ही प्रयोजनीय है, जो प्रयोग में लाए जाने वाली ये उपयोगी है। यह संसार की सभी सभ्य असभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। उसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता मनुष्य जाति में हमेशा बनी रहेगी। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है स्थापना में कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। आर जो तर्क में लिखा है कि वैचारिक विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। इनमें से कौन सा सही? ए सही आर सही, मतलब दोनों सही। बी में लिखा है कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत, और डी में कि ए सही आर गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, स्थापना में लिखा है कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। गलत बात है, ये विमुख नहीं करती है। तर्क में लिखा है कि क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देते हैं। ये भी बात गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए गलत और आर गलत। यहाँ पे लिखा है कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को रूढ़ियों एवं कुप्रभावों से अलग और दूर तक सोचने का अवसर देती है। यह सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख न करके उस पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। विचारबद्धता से मौलिक विचारिकता का हनन होता है, जिससे कुछ नया होने या करने की संभावना समाप्त हो जाती है। विचारबद्धता अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है स्थापना में कि कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। और तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, ए सही और आर सही दोनों सही, मतलब ए में। बी में कि ए सही और आर गलत, सी में कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए गलत और आर गलत। 67 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है, ये बात तो सही है। तर्क में लिखा है क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता, ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। लिखा है कि लोक रक्षा या जनमानस या संसार की रक्षा के लिए मानव में संवेदनात्मक विकास आवश्यक है। इसमें सबसे प्रमुख भाव करुणा ही है। करुणा के द्वारा रक्षा का विधान करना संभव है। कविता में अभिव्यक्ति अन्य भावों द्वारा भी नहीं, यह तो भाव है, एकमात्र भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 स्थापना में लिखा है कि मिथक सार्वकालिका और सार्वदेशिका होते हैं। तर्क में लिखा है कि इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के
अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। 68 का आंसर क्या होगा? लिखा है ए में कि ए सही और आर सही, बी में कि ए गलत और आर गलत, सी में कि ए सही और आर गलत, डी में कि ए गलत और आर सही। तो 68 का आंसर क्या होगा? देखिए, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है, ये बात गलत है। तर्क में लिखा है कि इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है, ये बात सही है। तो आर गलत, ए गलत, आर सही, तो ऑप्शन डी सही है। मिथक सर्वकालीन, सभी कालों में और सर्वदेशिक मतलब सभी देशों में एक साथ और एक समान नहीं होते, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। क्वेश्चन नंबर 69, स्थापना में लिखा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क में लिखा है क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता के पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। ए में लिखा है कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही और आर गलत, सी में कि ए सही और आर गलत, डी में कि ए गलत और आर सही। 69 का आंसर क्या होगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत और आर सही। लिखा है कि नदी सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य कविता को पूर्ण रूप प्रदान करने में आवश्यक होता है, बिना इसकी कविता पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाती। क्वेश्चन नंबर 70, स्थापना में लिखा है कि मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उत्पन्न उपन्यास का जन्म हुआ है। तर्क में लिखा है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। तो 70 का आंसर क्या होगा? ए में लिखा है कि ए गलत और आर गलत, बी में कि ए सही और आर गलत, सी में कि ए गलत और आर सही, डी में कि ए सही और आर सही। तो मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, ये बात तो सही है। तर्क लिखा है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो डी सही है आपका, ए सही और आर सही 70 का। महाकाव्य और उपन्यास का विस्तार फलक लगभग समान है। महाकाव्य के अवसान की पृष्ठभूमि पर उपन्यास का जन्म हुआ और महाकाव्य का स्थान उपन्यास ले चुका है। उपन्यास पश्चिमी मध्य वर्ग से उत्पन्न हुआ और वहां से बंगला साहित्य से होते हुए हिंदी में आया। क्वेश्चन नंबर 71, स्थापना में दिया है कि साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ सहानुभूति है, और तर्क में कि क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो 71 का कौन सा सही है? ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही और आर सही, सी में कि ए गलत और आर गलत, डी में कि ए गलत और आर सही। तो 71 का आंसर क्या होगा? देखिए, लिखा है कि ए में कि साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है, सही बात है। ये साधारणीकरण की जो प्रमुख आधारशिला है वो मानव सुलभ समानुभूति है, और तर्क में लिखा है क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है, ये भी बात सही है। ए सही आर सही किसमें है? तो ऑप्शन बी में, 71 का ऑप्शन बी सही है। देखिए, लिखा भी है यहाँ पे कि विशिष्ट को सामान्य करना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मुख्य बिंदु मानव को सुलभ समान अनुभूति कराना है। वह समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को भारतीय दर्शन का भी सहयोग प्राप्त है। भारतीय आचार्य भट्ट नायक इसके जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्थापना में लिखा है कि प्रसाद की नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। तर्क में लिखा है कि कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही और आर गलत, बी में कि ए गलत और आर सही, सी में कि ए सही और आर सही, डी में कि ए गलत और आर गलत। तो 72 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही और आर गलत। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ, ये बात सही है।
कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन प्रभाव से ही संभव हुआ, ये गलत है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आदि से अंत तक समन्वय हुआ है। इस समन्वय में उन पर मात्र पश्चिमी नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का प्रभाव भी था। वहाँ पे खाली लिखा है पश्चिमी नाट्य चिंतन का प्रभाव, केवल पश्चिमी नाटक चिंतन का प्रभाव वहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसके साथ भी भारतीय नाट्य चिंतन का प्रभाव भी है। क्वेश्चन नंबर 73, स्थापना में लिखा कि आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क में लिखा है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। 73 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए में कि ए सही और आर सही, बी में कि ए सही और आर गलत, सी में कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए गलत और आर गलत। तो 73 का आंसर क्या होगा? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही और आर सही। आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए, ये बात सही है। तर्क में लिखा है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है, ये भी बात सही है। तो 73 का ऑप्शन ए सही है। आदर्श नागरिकों को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए और वह मानता है प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने व्यवहार अच्छाई बुराई के मूल में समाज कल्याण की भावना को चिन्हित करे। क्वेश्चन नंबर 74, स्थापना ए में लिखा है कि गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, और तर्क में लिखा है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो कौन सा सही है? 74 का ए गलत और आर सही, बी में कि ए सही और आर सही, सी में कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए सही और आर गलत। तो देखो गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, ये बात तो सही है, ये तो सही है, लेकिन तर्क में जो लिखा है गोदान क्योंकि गोदान में समग्र जीवन का चित्रण हुआ है, ये बात सही गलत है, ये बात क्या गलत है? तो 74 का ऑप्शन डी सही, ए सही और आर गलत। देखो गोदान प्रेमचंद की रचित उपन्यास, इसमें किसान ग्रामीण जीवन का चित्रण है तथा इस ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं बल्कि किसान ग्रामीण जीवन एवं जमींदारी प्रथा का चित्रण किया गया है। वहाँ पे लिखा था कि समग्र जीवन का चित्रण है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथ है, यहाँ पे काव्य शास्त्री है, क्या करना है? मिलान करना है। उज्ज्वल नीलमणि, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण और रसगंधार। काव्य शास्त्री में कौन? अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ हैं, रूप गोस्वामी हैं, जयदेव है, पंडित राज जगन्नाथ हैं। देखिए उज्ज्वल नीलमणि, इसके लेखक कौन है? इसके हैं रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। कुवलयानंद के कौन है? तो अप्पय दीक्षित हैं, अप्पय दीक्षित। ए का 3 और बी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही है 75 का। साहित्य दर्पण ये किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। और रसगंधार ये किसका है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। देखो उज्ज्वल नीलमणि का समय क्या 15 से 16वीं सदी है, इसके आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी है। कुवलयानंद इसका समय 16वीं सदी है, इसका आचार्य कौन है? अप्पय दीक्षित हैं। साहित्य दर्पण इसका समय 14वीं सदी है और इसके आचार्य विश्वनाथ हैं। रसगंधार इसके समय 17वीं सदी है, इसके आचार्य पंडित जगन्नाथ हैं। और चंद्रालोक इसका जो समय 13वीं सदी है और इसके आचार्य हैं जयदेव। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।